हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 10 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं नॉर्मैलिटी। क्या करने वाले हैं? नॉर्मैलिटी। हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था ना, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, और उसमें हम कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। तो आज हमारी लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है नॉर्मैलिटी। क्या है? नॉर्मैलिटी। और इसके बाद अपनी हो जाएंगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट। एंड देन हम एक लेक्चर रखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे टॉपिक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो ये है अपना टारगेट अभी तक का। तो आज हमने करनी है इसमें से नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मैलिटी की बेसिक सी डेफिनेशन से। नॉर्मैलिटी और नॉर्मैलिटी होती क्या है? नॉर्मैलिटी होती है, मैंने आपको बताया था सच उस दिन, कि जो हम सॉल्यूट को हम 2 से लिख लेते हैं और सॉल्यूशन को हम टोटल से लिख लेते हैं। सॉल्यूट ओवर सॉल्यूशन वाला जो हमारा फंडा है वो हम सभी में यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट किस में हम नहीं यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को। वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, एंड क्या ये नॉर्मैलिटी में यूज़ होगा या नहीं? हाँ, तो आंसर है ये नॉर्मैलिटी में यूज़ होगा। मतलब कि यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, सॉल्यूट ओवर में सॉल्यूशन। लेकिन अब देखो, सॉल्यूट का हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने हैं, जिसे हम N2 कहेंगे। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की हम टोटल वॉल्यूम लेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा थोड़ा मोलैरिटी की तरह नहीं लग रहा है ना? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी का ही फॉर्मूला है डियर। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n फैक्टर से। किससे कर देंगे? n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी ये क्या बन गया, अभी ये अपनी नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला बन गया। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस चीज़ को याद रखना है, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इनटू क्या कर देंगे हम, n फैक्टर। n फैक्टर आपने रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा होगा, तो वही वाले n फैक्टर को यहाँ पे हमने यूज़ करना है। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा दूँगी इससे। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला। तो हम इसे लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ठीक है, ये तो हमने रिलेशन जो कल भी मैंने आपको बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो वही रिलेशन है कि n इक्वल्स टू m इंटू n फैक्टर। लेकिन इसका असली फॉर्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन कहती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, ऑफ किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, बिल्कुल ठीक, ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, या आप कह सकते हो पर लीटर, इन 1 लीटर, या फिर आप क्या कह सकते हो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपना क्या बन गया, ये वो बन गई अपनी डेफिनेशन। क्या कह रही है अपनी डेफिनेशन? डेफिनेशन सेज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस
किसके? सॉल्यूट के, ठीक है, इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई? क्लियर हो गई है, ठीक है। एंड ये अगर इसमें हम वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगी? अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना भी चाहिए था। क्या ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं NEQ से। अच्छा एक मिनट, हम पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू N इक्विवेलेंट्स, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये अपनी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट्स क्या बन जाएंगे यहाँ पे अपने पास? जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहोगे? नॉर्मल, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो? इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई, लेकिन हमें समझ तो आया नहीं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। तो वेट करो, अभी समझाती हूँ। पहले इस फॉर्मूले को नोट करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक हमने रिलेशन से फॉर्मूला किया था, मतलब ना इस फॉर्मूले से ज़्यादा अपना ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपना ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा। क्या? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से ज़्यादा यूज़ होगा। ओके, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अब हम समझते हैं कि N फैक्टर क्या होता है। चलो, N फैक्टर से पहले हमने समझना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी कह सकते हो, या फिर आप ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं? इसे हम लिखेंगे N इक्विवेलेंट से। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है गिवन मास। किसका लोगे यहाँ पे गिवन मास? सॉल्यूट का भी ले सकते हो, सॉल्यूशन का भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आप किसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हो। लेकिन द पॉइंट इज़, हमें नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में तो सॉल्यूट्स के ही ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम गिवन मास किसका लेंगे? सॉल्यूट का लेंगे, ओवर हम लेंगे इक्विवेलेंट मास। क्या है? इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ कंप्लीट करनी है, अभी आके करेंगे। तो यहाँ पे अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू गिवन मास। याद रखना कि मोलर मास नहीं डालना, गिवन मास ही डालना है यहाँ पे, गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास। क्योंकि अभी आपको बताऊं, आप याद भी रख सकते हो कि क्यों हमने यहाँ पे गिवन मास ही डालना है, इक्विवेलेंट मास नहीं डालना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ना मोल्स पे डिपेंड करता है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इस चीज़ को, रिलेशन भी हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में क्या रिलेशन होता है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं ना, कि वो अमाउंट पे, वो एक टाइप ऑफ अमाउंट है कि कितने अमाउंट अपना सॉल्यूट है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी क्या है? एक अमाउंट है। क्या है? एक अमाउंट है जो डिफाइन करते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि 1 लीटर मतलब कितने हमारे पूरे सॉल्यूशन में
नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस है, जैसे हम पूरे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ मोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस। और वो जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, वेरिएबल है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ मोल्स की बात कर रहे थे तो हमने मोलर मास से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स था तो यहाँ पे क्या आएगा, मोलर मास। और उसी तरीके से वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, गिवन मास। एक तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। सेकंड कि यहाँ पे मोलर मास क्यों नहीं आ सकता। मोलर मास आप सोचोगे मुझे कन्फ्यूजन ही क्यों होगी, लेकिन आगे एक और फार्मूला आएगा जिसमें आपको मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत से बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हमने मोलर मास यूज़ करना है और कहाँ पे हमने गिवन मास को यूज़ करना है। तो आप इसे अभी ही समझो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन मास क्यों आना है, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ मोल्स वेरिएबल होते हैं, तो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे, वेरिएबल ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी तो वो अमाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। वो डिपेंड किस पे करती है, गिवन मास पे, कि जितना मास अपने पास सॉल्यूशन का है या जितना मास सॉल्यूट का है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है। अगर आप मोलर मास ले लोगे तो मोलर मास तो पहले ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट मास है वो भी एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि हर एक जो कंपाउंड है उसका इक्विवेलेंट मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, कि अगर आप सेम कंडीशंस ले रहे हो, जैसे अगर H2SO4 की बात करें हम, इसका जो n फैक्टर है वो 2 होता है। मैं आपको पढ़ाऊँगी कि कैसे करना है, लेकिन अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे जैसे H2SO4 और उसमें से सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन निकालें और बाकी अपने पास आयन बच जाए HSO4 नेगेटिव, ठीक है, HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के बेसिस पे n फैक्टर क्या आ जाएगा, H2SO4 का 1। लेकिन अगर आप सेम कंडीशंस लोगे तो आपका जो इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास भी n फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। मुझे पता है शायद आपको बात ना समझ आ रही हो, एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवाऊँगी, लेकिन एक बार सुनो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, मोलर मास भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपनी टर्म क्या है, वेरिएबल नहीं आ पाएगी। लेकिन यहाँ पे अपना इक्विवेलेंट मास तो कांस्टेंट है, लेकिन गिवन मास कांस्टेंट नहीं होता, वो तो अपने पे डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट का मास डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, गिवन मास वेरिएबल होगा। और अगर गिवन मास वेरिएबल है, मतलब दोनों में से कोई एक भी चीज़ वेरिएबल हो ना, तो जो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स है वो क्या आ जाएगा, वेरिएबल आएगा। और हमें क्या चाहिए था, वेरिएबल ही चाहिए था। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास को यूज़ करते हैं। आपको अगर ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है नहीं समझ आई, एक बार तो मैं समझाऊंगी आपको इस टॉपिक को पूरा समझने के बाद। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास का आगे फॉर्मूला आ गया, क्या है, मोलर मास। तो इसलिए मैं कह रही थी आप कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे, मोलर मास की जगह पे ना गिवन मास डाल देते हैं, और गिवन मास नहीं आना, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर हमें मोलर मास ही चाहिए जो मोलर मास भी कांस्टेंट है। और n फैक्टर भी मैंने आपको बता दिया, सेम कंडीशंस में ऑलमोस्ट, मतलब हर एक कंपाउंड के लिए अपना अपना कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम रिएक्शन बता दें कोई, उस हिसाब से करें तो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास आ गया अपने पास, एंड इक्विवेलेंट मास को हम लिख अब हम वापस आते हैं, ठीक है। सारी बात को एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करना। आपने क्या किया था,
मैंने आपको बताई थी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। किसके इक्विवेलेंस? सॉल्यूट के इक्विवेलेंस। ओवर क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लोगे? लीटर्स में लोगे। ठीक है, जैसे हम मोलैरिटी में करते थे कि मिलीलीटर्स में अगर हम वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पे हम मिली इक्विवेलेंस लेंगे, तो सेम चीज़ ही होगी यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें ml में दिया हुआ है बाय चांस, तो हम उसे लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो वही जो मोलैरिटी में हमने कन्वर्जन्स की थी वो तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। देन अपने पास आया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होते क्या हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होते क्या हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, जिसको आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस भी कह सकते हो, उसका जो फॉर्मूला निकाला वो क्या आया? गिवन मास। गिवन मास क्यों यूज़ किया? मोलर मास क्यों नहीं यूज़ किया? सिंपल सा जो मैं आपको ट्रिक मैंने आपको बताई है वो एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेंगे। उससे पहले इस फॉर्मूले को लिखो। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा? गिवन मास ओवर में इक्विवेलेंट मास। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। आप इसे लिख सकते हो W2 लिख लो, क्योंकि हम नॉर्मेलिटी में तो सॉल्यूट की ही बात करेंगे। और इक्विवेलेंट मास भी हम इक्विवेलेंट मास को हम E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो भी हम किसका लेंगे? सॉल्यूट का लेंगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है, तो अब हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मास जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? मोलर मास। किसके? मोलर मास ओवर n फैक्टर। n फैक्टर को अब हम समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने मोलर मास समझा। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, तो मोलर मास भी एक कांस्टेंट है, n फैक्टर भी मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में सेम कंपाउंड के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं m2 ओवर n फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक भी बात हमें क्लियर हो गई। एंड अब हम ऊपर वाले फॉर्मूले पे वापस जाते हैं, तो इक्विवेलेंट मास की हम जो वैल्यू है उसे पुट करके देखते हैं। एक सेकेंड, वेट करना। ये जितना भी मैंने लिखा था ना, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ये सारी चीज़, और यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा हौच पौच हो गई थी। तो हम यहाँ पे आ गए थे। तो अभी तक हमने देखा क्या? हमने किया नंबर नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, इस चीज़ को हमने पढ़ लिया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होते हैं? गिवन मास ओवर में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और जिसे हम लिख सकते हैं W2/E2। इसके बाद इक्विवेलेंट मास आएगा, तो इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E किसके इक्वल होती है? मोलर मास ओवर n फैक्टर के। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं m2/nf। ठीक है, तो अब हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू पुट करेंगे, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का एक नया फॉर्मूला, मतलब आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे उसी फॉर्मूले को। तो इसे हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट मास का वैल्यू पुट करनी है। इक्विवेलेंट मास हमने क्या किया? मोलर मास ओवर में n फैक्टर। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो W2/m2 इंटू n फैक्टर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई।
और W2/M2 क्या होता है? W2/M2 क्या होता है? बिल्कुल ठीक, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप सीधा लिख लो N इंटू क्या आ जाएगा? N फैक्टर। और ये हम वैल्यू किसकी निकाल रहे थे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की। तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। जो भी यहाँ पे नॉर्मेलिटी में ना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कम यूज़ होगा और जो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन है ना, वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था अपना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हमने कैसे फाइंड किया। अब हम ऊपर आ जाएं। पहले हम देखो नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। जो जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उसकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो N इक्विवेलेंट्स को हमने क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा यहाँ पे, इनटू क्या आ जाएगा? N फैक्टर आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, और N फैक्टर भी आपने हमेशा किसका लेना है? सॉल्यूट का ही लेना है। हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, लेकिन हम लेते किसका है? सॉल्यूट का ही N फैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे N2/V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका फॉर्मूला होता है? बिल्कुल ठीक, मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी इंटू क्या आ जाएगा? N फैक्टर। मोलैरिटी इंटू N फैक्टर किसके इक्वल है? नॉर्मेलिटी के। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? सारी क्लियर हो गई है। तो ये अपने दो जो रिलेशंस है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, और यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। जो अब ये फॉर्मूला है ये अपने पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। जो मैंने आपको पहले भी एक बार चीज़ समझाई है, क्या कि यहाँ पे गिवन मास ही क्यों यूज़ कर रहे हैं और नीचे मोलर मास ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। कई बार हमें यूज़ करना पड़ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं गिवन मास है या मोलर मास है। तो इसे याद रखने के लिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है अपना कलर, हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, वो क्या है? अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको? अमाउंट को। और अमाउंट क्या होती है? वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, ये तो नहीं है कि जब भी मैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लूँगी उसमें हमेशा 220 100 ml और क्या बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड। 100 ml ऑफ सोल्यूशन अगर मैं लूँगी, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन के एग्जांपल ले लो, तो उसमें इम्पॉर्टेंट तो नहीं है कि मैं 20 ग्राम्स ही डालूँ सॉल्ट के। ठीक है, मैं 40 ग्राम्स भी सॉल्ट के डाल सकती हूँ, और उस हिसाब से अपने क्या चेंज होते हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ओवर में मोलर मास। तो उसी तरीके से जब हमारी मास चेंज होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होंगे। हमने तो रिलेशन भी डिफाइन कर दिया कि जब नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होते हैं तो N फैक्टर भी क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये रिलेशन है इन दोनों के बीच। नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू N फैक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाता है? नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स आ जाता है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो गए। जब हम मास को चेंज करेंगे वो तो नंबर ऑफ़ मोल्स भी चेंज होंगे, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे फिर से हम क्या लेंगे? गिवन मास। यहाँ पे हम मोल्स की बात कर रहे थे तो मोलर मास लिया। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेंगे इक्विवेलेंट मास। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, एक तो ये तरीका याद रखने का सिंपल, एक आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या है? क्या हो गया? जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या है? वेरिएबल है, और गिवन मास भी वेरिएबल होता है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स भी वेरिएबल होंगे,
तो गिवन मास भी वेरिएबल होगा। यहाँ पे अगर मोलर मास पुट कर दोगे तो मोलर मास तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मोलर मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मास तो पहले ही कांस्टेंट है, तो अपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। और अगर यहाँ पे आप मोलर मास पुट कर देते बाय चांस, ठीक है, ओवर क्या कर देते आप, एन फैक्टर कर देते, तो अपने पास क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट मास आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। ये अपना इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम गिवन मास ले लें, इक्विवेलेंट मास को निकालने टाइम हम गिवन मास बाय एन फैक्टर कर लें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, एन फैक्टर कांस्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। हर एक कंपाउंड के लिए अपना एन फैक्टर कांस्टेंट होता है। तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, एक वेरिएबल आ जाना था, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कांस्टेंट होता है, क्योंकि एन फैक्टर भी कांस्टेंट है और ऊपर मोलर मास भी कांस्टेंट होता है। आप इस तरीके से याद रख सको, नहीं तो सिंपल इस चीज़ को याद रखो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स लिए थे तो हमने गिवन मास लिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेंगे तो न्यूमरेटर में हम गिवन मास ही लेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें मोल्स के हिसाब से मोलर मास, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट्स के हिसाब से इक्विवेलेंट मास लेंगे हम। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, एक बार इसे पूरा देखो। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ओवर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और ओवर में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर के। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होगा, गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, गिवन मास को हम लिख सकते हैं W2 और इक्विवेलेंट मास को हम लिख सकते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास बच जाएगा W2 बाय M2, जिसे आप लिख सकते हो N2। यहाँ पे 2 मिसिंग है तो आएगा N2, और N2 इंटू एन फैक्टर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर के। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर नॉर्मेलिटी। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, एन फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, एन फैक्टर। तो इसे हम ऐसे लिखोगे, एन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटम्स भी कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड्स की, सॉरी एटम्स की बात करें, है ना, कंपाउंड्स की तो बात नहीं करेंगे, सॉरी। सो जो एटम्स की एन फैक्टर होती है वो किसके इक्वल होती है, वैलेंसी के। ठीक है, वैलेंसी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेनी है हमने यहाँ पे। ओके, तो एटम्स की वैलेंसी, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप Mg, तो Mg का एन फैक्टर क्या होगा, 2। ओके, देन अपने पास आ जाएगा लाइक नाइट्रोजन ले लो, एन फैक्टर 3। देन अपने पास आ जाएगा क्लोरीन ले लो, एन फैक्टर 1।
इसी तरीके से आप ले सकते हो, है ना, Mg का 2, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 1, मतलब पूरे ग्रुप में सभी का जो वैलेंसी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं वो भी बहुत कम, ठीक है। और उसके हिसाब से आपने क्या लेनी है, वैलेंसी लेनी है, और वैलेंसी बिना साइन के लेनी है तो उसे हम एन फैक्टर कह देते हैं, ठीक है, एटम्स के लिए। देन अपने पास सेकंड आएगा आयंस के लिए या फिर आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर किसके इक्वल होगा, चार्ज के, लेकिन चार्ज का हमने फिर से क्या लेना है, मॉड लेना है। ओके, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेना होता। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सेम ले लो, Mg2 पॉजिटिव एक आयन है तो इसका भी एन फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। देन अपने पास आ जाएगा कुछ आयनिक कंपाउंड ले लो, NaCl ले लो, तो यहाँ पे एन फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Na का जो एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, Na और Cl -1 होता है, यहाँ पे भी 1 आएगा, Na 1 पॉजिटिव होता है और Cl 1 नेगेटिव होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देन हम ले लेते हैं, लाइक एक सेकेंड, आप ले लो, क्या लोगे, ओके, सो KOH ले लो, तो इसका भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। एंड देन ये अपनी एग्जांपल्स है, और ऐसे ही बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स आपको पता हैं, तो जितना उन पे चार्ज आएगा हर एक आयन पे वही क्या हो जाएगा, उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जस्ट हमने क्या लेना है, मोड लेना है। देन अपने पास आएंगी एसिड्स। एसिड्स का क्या है, जितने वो H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करेंगी, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स रिलीज, या फिर आप क्या कह सकते हो उसे, बेसिसिटी भी कह सकते हो, बेसिसिटी, ठीक है, मतलब जितने H पॉजिटिव आयन्स को वो रिलीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। एंड देन अपने पास इसकी एग्जांपल ले लो, जैसे H2SO4, मैंने आपको पीछे भी बताया इसका एन फैक्टर क्या होता है, जनरली 2 होता है। एंड देन आप ले लो लाइक HCl, तो इसमें एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपने बेस लेना है, जैसे KOH हमने ऊपर भी लिया, ये एक आयनिक कंपाउंड भी है, तो एन फैक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम फॉर बेसिस, बेसिस में जस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एसिडिटी भी कह सकते हैं। ये एसिडिटी होती नहीं है, ये एसिड मतलब ये एसिडिटी वाली एसिडिटी नहीं है, ये आप खुद समझो कि कौन सी एसिडिटी वाली एसिडिटी नहीं है। ओके, सो या बेसिस का जो एन फैक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, OH नेगेटिव आयंस के इक्वल होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो KOH की, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दी, तो उसका एन फैक्टर क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, आपको इतना लेने की ज़रूरत, हाँ, लेकिन एन फैक्टर निकालना ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम मोस्टली जो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एन फैक्टर करते हैं, और जो हम करते हैं नॉर्मेलिटी का वो भी हम क्या करते हैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर करते हैं। तो आपको नंबर ऑफ़ एन फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज़ इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सो आप कर सकते हो इसे। इसके बाद हम सॉल्ट्स की बात करेंगे। सॉल्ट्स कौन से होते हैं, उन्हें ही हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सॉल्ट्स जनरली क्या होते हैं, अपने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हमने बात की थी NaCl की, इसका क्या होता है, एन फैक्टर
1 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से होगा। एक और हम सॉल्ट की बात कर लेते हैं, Al2SO4 3। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एलुमिनियम का अगर एक एलुमिनियम ले हम तो उसका क्या होता है, 3 होता है एन फैक्टर। 2 एलुमिनियम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे SO4 का इकट्ठे लेना है, वो एक आयन है, तो SO4 का क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, होल ब्रैकेट में 3 है। आप देखो यहाँ पे होल ब्रैकेट में 3 है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6। तो जिस तरीके से मर्जी कर लो, दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे भी 6 आया था और इधर भी क्या आया, 6 ही आया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक भी बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। देन ऑक्सीडेशन या रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करोगे उसे हम एन फैक्टर कह देंगे रिडक्शन में, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो उसे हम एन फैक्टर कह देंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितने से इंक्रीज होगी उसे भी आप एन फैक्टर कह सकते हो। और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जितनी डिक्रीज होगी उसे हम एन फैक्टर कह देंगे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको इतना ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं थी समझने में, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट बहुत है टॉपिक। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड एक हमने और बात करनी थी, हाँ, एन फैक्टर फॉर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड किस में होते हैं, रिडक्शन में। ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, क्योंकि वो बैलेंस्ड है तो वो इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो लॉस्ट किस में होते हैं, ऑक्सीडेशन में। ठीक है, या आप कह सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी एक कंपाउंड का इंक्रीज किसका होता है, जब हम गेन करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, ऑक्सीडेशन में जब हम, एक सेकेंड, तो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, तो हाँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपने उसमें, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन रिएक्शन में होता है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं। और अगर ये बैलेंस्ड है तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस्ट एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, सो ये अपना एन फैक्टर का टॉपिक था। एंड एक और चीज़ मैंने आपको लास्ट बतानी है आज की, जो क्या है, जैसे हमने मोलैरिटी में किया था, अगर हम डाइल्यूशन कर दें या फिर कॉन्सेंट्रेशन कर दें
ठीक है, तो क्या होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यहाँ तक बात अब में क्लियर है। और M को हम क्या लिख सकते हैं, M को आप लिख सकते हो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो m को आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी अपॉन में n फैक्टर, तो आप लिखोगे n1 अपॉन nf इंटू v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m2 बाई nf इंटू v1। और सोल्यूट तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करो चाहे डिल्यूट करो, सोल्यूशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो तो सेम ही रहते हैं। सोल्यूट की तो अमाउंट भी सेम रहती है, जस्ट किसकी चेंज होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट चेंज होती है। तो n फैक्टर मैंने आपको बताया था हम किसका ले रहे होते हैं, सोल्यूट का ले रहे होते हैं, 2 का ले रहे होते हैं। तो ये दोनों तो इक्वल ही रहेंगे क्योंकि सेम कंपाउंड सोल्यूट है, चाहे डाइल्यूट कर दो चाहे कॉन्सेंट्रेट कर दो। तो ये कट हो जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा रिलेशन N1V1 इक्वल्स टू N2V2। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। और जो सेकंड था हमने मिक्सचर्स की बात की थी, और जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें हमने क्या किया था, मोलैरिटी इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस सो ऑन, मतलब जितने भी अपने पास हम जितनी भी मिक्सचर्स को हम मिक्स कर रहे हैं, जितने भी सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, डिवाइड बाय क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो टोटल वॉल्यूम बाद में बन जाती है। सिमिलरली हम इसे लिख सकते हैं n टोटल या सॉल्यूशन की, उसे हम लिख सकते हैं N1V1 प्लस N2V2 प्लस सो ऑन, जितने भी सॉल्यूशंस लोगे मिक्सचर्स में, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे टोटल वॉल्यूम कर दोगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इट इज़ लाइक मिक्सचर का नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ये अपना आज का टॉपिक था एंड देन हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और वो क्वेश्चंस में आपको लेवल अप लॉग्स की फॉर्म में पोस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप उसको सॉल्व करो, आंसर्स दो मुझे कमेंट्स में, एंड देन हम कल या परसों तक उसे डिस्कस कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।